अरे फैन बंद करो तो। उसको भी बंद करो उधर। उसको बंद करो, उतना गर्मी नहीं है कि 22 को फैन चले। शौक जो रखता है नवाबों वाला, पढ़ाई लिखाई साढ़े 22 है। 18 को फैन नहीं लगाने चारों तरफ, अब बीच में तुम उड़ते रहो। चलो देखो यहाँ, बड़ा जो लाइव क्लास में आपको बताया गया था सारा कंपाउंड, यदि आप किए होंगे क्लास तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दिक्कत भी हुई थी क्या उसमें? सुनिए, पीवीटी वहीं पर समाप्त हुआ, उसमें और भी एग्जाम्पल था और भी कराना था, लेकिन बहुत सारे लोग उब गए थे और काफ़ी लंबा टाइम भी, मतलब ज़्यादा टाइम भी हो गया था। क्लास को बंद करना पड़ा था। हो सकता है कि एक आध क्लास फिर हम आपको उस पर दें। इसके बाद वीवीटी के जस्ट बाद आपको पढ़ना होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीएफटी। क्योंकि वीवीटी में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ कमी वीवीटी में भी है, जिसको सही करता है कौन? सीएफटी। लेकिन सीएफटी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है, खास करके बिहार बोर्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी गलती से क्वेश्चन कर देता है, सीबीएसई में क्वेश्चन करता है। तो इसका क्लास हम संडे को देंगे, 2-3 घंटा जो लगे एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे हम उसको पढ़ा के। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, आज और कल में। टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आप ये बताइए, आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, या आइसोमर से आप क्या समझते हैं? आइसोमर्स दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। यदि आप ऑर्गेनिक 11th में पढ़े होंगे तो इस सब में कुछ नहीं है, आप सीधा लिखेंगे खत्म हो जाएगा। यदि आप वहाँ नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी, या हो सकता है कि आप समझें ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, हम उसमें तो कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जानिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है, जबकि स्टेरियो आइसोमर में कनेक्टिविटी सेम होता है, लेकिन स्पेस में जुड़ने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। आप याद कीजिए सिस और ट्रांसफॉर्म, ये सब बताया गया था वहां पर, उन्हीं सभी बातों से संबंधित बातें हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत टोटल 4 आइसोमेरिज्म आता है। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमर, एक है हाइड्रेट हाइड्रेट आइसोमर, एक है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर भी इसको बोलते हैं, एक है लिंकेज आइसोमर, एक है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। टोटल 4 आइसोमेरिज्म होता है स्ट्रक्चरल के अंतर्गत, और 2 आइसोमेरिज्म होता है स्टेरियो के अंतर्गत। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप डी फॉर्म और एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन, ये सब आप पढ़ते थे। तो आप वहाँ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, हम इसमें ज़्यादा माथापच्ची करेंगे भी नहीं। क्योंकि जो चीज़ अब 11 से संबंधित है, आप कुछ पढ़ के नहीं आते हैं तो बहुत परेशानी होती है पढ़ाने में। तो फटाफट लिखना शुरू कीजिए, तो हेडिंग डालिए। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह का होता है, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टेरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल के अंतर्गत ये 4 है, ए बी सी डी करके, और स्टेरियो के अंतर्गत 2 है। तो ये सबको आपको एक साथ लिखना है, कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। हालांकि इस संडे के क्लास पर थोड़ा सस्पेंस है, इस वीक में इतना ना ज़्यादा क्लास हुआ है ना कि मेंटली बहुत लगता है बहुत थक गए। हो ना हो एक दिन छुट्टी रह सकता है, या तो संडे को, नहीं तो किसी वर्किंग डे में।
हम वैसे कल कंफर्म कर देंगे। कल आइसोमेरिज्म का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद ही स्टार्ट हो पाएगा। हर हाल में सोमवार को नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मंडे को स्टार्ट होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो भी इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर है। 4 चैप्टर है जिसमें 2 खत्म कर देंगे, 2 बचा हुआ रहेगा, इसको बाद में करेंगे। इस बीच में पहले अब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक को लास्ट करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। और ऑर्गेनिक जो शुरुआत होगा वो 11th के स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा। तो अभी जो आप देखे हैं आइसोमेरिज्म, इसमें टोटल 8 टॉपिक आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर समझेंगे, फिर उसके अंतर्गत जो 4 आता है वो समझेंगे, तो 5 हो गया टोटल। फिर स्टेरियो को समझेंगे, फिर स्टेरियो स्टेरियो के अंतर्गत 2 आता है उसको समझेंगे, तो 5 3 8, बस यही 8 टॉपिक बचा हुआ है। इस 8 टॉपिक को समझने में 2 दिन का टाइम लगेगा। आज 5 टॉपिक को डील करेंगे, कल 3 को डील। और बहुत सिंपल है, बहुत भारी नहीं है, इसलिए फटाफट लिखते जाइए। तो ये लिख चुके हैं आप। स्ट- 1 नंबर ही नहीं डालिए तो। स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक तुम्हारा बचा हुआ है, आयोनाइजेशन हाइड्रेट लिंकेज आइसोमर छोड़ दिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख दिए। सुनिए इधर, सुनेंगे इधर, हमारी बात सुनेंगे ध्यान से। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित। एक कंपाउंड है CH3, CH2OH, और एक दूसरा कंपाउंड है CH3OCH। यदि आप ऑर्गेनिक थोड़ा भी पढ़े हो तो आपको ध्यान होगा, ये एल्कोहल फैमिली से आता है, ये ईथर फैमिली से आता है। इसका नाम है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। यूपीएससी सिस्टम एंड इन कॉमन नेम सिस्टम इसी को हम लोग डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। इसको पीने से आदमी होश में नहीं रहता है, तो होली में लोग जनरली लेते हैं। तो इसको पीने से आदमी अपना होश खो बैठता है, कुछ भी जो आज तक कभी इंग्लिश नहीं बोला वो इंग्लिश में ही बात करना शुरू कर। और इसको पीने से आदमी का बोलती है बंद हो जाता है। ये यदि पी ले तो मर जाएगा आदमी, और ये यदि पी ले तो झूमने लगता है, उसकी दुनिया ही, जज्बात ही बदल जाता है। अब ध्यान से थोड़ा इसको देखिए, शांत रहेंगे। यहाँ कार्बन 1 2, 2 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। आप यहाँ भी देखिए, 1 2, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। अब देखिए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस चीज़ में? कनेक्टिविटी में। किसके कनेक्टिविटी में? किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के कनेक्टिविटी में। आप ध्यान से देखिए कैसे। यहाँ पर ऑक्सीजन इधर कार्बन से जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बताइए ऑक्सीजन का जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट हो गया ना दोनों में।
तो कनेक्टिविटी के डिफरेंट होने से उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बदल जाता है। जैसे छेना को फाड़ के यदि उसका स्पंज बना दिया जाए तो रसगुल्ला मीठा लगता है, और उसी छेना का पनीर बना दिया जाए तो उसका सब्जी बना के लोग खाते हैं। बस एकदम एग्जैक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टी ये शो करेगा वैसी स्थिति में। तो सेम मटेरियल है, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ गया है, उसके हिसाब से उसका प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होता है। तो यहाँ हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। मुंह नहीं बंद रहता है रे, पटर पटर करवे करो। काहे लोग बिना मतलब का मार खाने के लिए परेशान हो। पढ़ाते पढ़ाते देखो सुबह शाम मेरा माथा ऐसे ही काम और नहीं कर रहा है, ऊपर से नौटंकी करोगे ना। प्यार से समझाते नहीं ना समझ में आता है। दोनों दिन फेरा में पड़ जाओगे तो जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि गलती हुआ काहे था क्लास में। तो जितना नॉर्मल हम दिखते हैं उतना है नहीं। और ये बोलने वाला चीज नहीं है, तब एक दिन दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं पढ़ना रहता है तो क्लास में आने की जरूरत क्या है। ये ना क्लास के बाहर बैठे कोई बुलाने गया था। ऐसे ही मैं कभी कभी मन करता है समझाना बंद करके सीधा लिखा के छोड़ दें। के बाद कुत्ता की तरह मुंह लटकाए फिर तब फिर ना समझ में नहीं आएगा क्या बोले थे। अब पतित सब जमा हुआ है, समझ में नहीं आता है। पढ़ना नहीं रहता है तो मत आया कीजिए ना। देखिए, लिखेंगे टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, हेडिंग आप लिखे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसी का डेफिनेशन लिखाया जा रहा है। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट having same molecular formula but different connectivity, different connectivity of atom, different connectivity of atom or group of atoms are called structural isomers, are called structural isomers. देखेंगे there are four types of structural isomer in the coordination compound, नीचे एरो देके लिखना। there are four types of structural isomers, there are four types of structural isomers in coordination compound. There are four types of structural isomer in the coordination compound. आप याद कीजिए जब आप ऑर्गेनिक में यही चीज पढ़े थे ना तो वहां पर 6 टाइप का हुआ था, याद है। चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर, टटोमर, याद है ये सब। पोजीशन आइसोमर, ये सब 6 टाइप का हुआ था। तो ऑर्गेनिक में 6 टाइप का होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये मात्र कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। नंबर 1 लिखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर को पहले आप एग्जाम्पल पर समझ लीजिए, बाद में हम लोग लिखेंगे। हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिए हैं जिसमें COBrSO4 × 5NH3 है। मतलब एक एटम है कोबाल्ट का जो सेंट्रल एटम का काम करेगा, एक है ब्रोमीन जो लिगेंड या आयोनाइजेशन स्फीयर का काम करेगा, एक है आयन SO4 2- ये भी लिगेंड या आयोनाइजेशन स्फीयर का काम करेगा। वो हमारे मन पर डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ रखते हैं।
और 5NH3, ये 5NH3 जनरली लिगेंड का काम करता है। इसी की मदद से हम दो डिफरेंट कंपाउंड को बना रहे हैं। आप दोनों डिफरेंट कंपाउंड में स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए इधर, PO Br NH3 का होल 5SO4। यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फेयर का काम कर रहा है सल्फेट आयन, और Br माइनस जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये डेफिनेटली लिगेंड का काम कर रहा है। और NH3 जो 5 लिए थे वो भी इसमें लिगेंड का काम कर, आप देखिए यहाँ पर NH3 5 यहाँ भी लिगेंड का काम कर रहा है, यहाँ भी लिगेंड का काम कर रहा है, मतलब NH3 के जुड़ने के तरीका में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप Br और SO4 को यहाँ और वहाँ चेक कीजिए, क्या अंतर आपको दिख रहा है। यहाँ पर Br लिगेंड है, जबकि यहाँ पर Br आयोनाइजेशन स्फेयर है। यहाँ पर SO4 आयोनाइजेशन स्फेयर है, यहाँ पर वही SO4 लिगेंड है। तो इसी चीज से ये भी बना है, ये भी बना है, दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। ये टूटेगा तो इस पर दो पॉजिटिव दो माइनस आएगा, वो टूटेगा तो एक पॉजिटिव और एक माइनस आएगा। इसका नाम होगा पेंटाइमाइन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसका नाम होगा पेंटाइमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन स्फेयर को लिगेंड एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही जिस आइसोमेरिज्म का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर में जब भी कंपाउंड टूटेगा ना तो डिफरेंट आयन देगा। जैसे ये टूटेगा तो सल्फेट आयन देगा, वो टूटेगा तो Br- देगा। जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो जिस मटेरियल से इसका निर्माण हुआ है उसी मटेरियल से उसका निर्माण हुआ है, सिर्फ एटम के जोड़ने के तरीका में अंतर है। इसीलिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन थोड़ा आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज exhibited by those ionic compounds in which simple anion outside coordination sphere can be exchanged with negative ligands such that coordination number and oxidation number of central metal remains unaffected and resulting complex must give different anions। तो आप इस तरह से आयोनाइजेशन स्फेयर और लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं ताकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। लिखेंगे और एग्जाम्पल होता है। कल एक मोबाइल किसी का छोटा है जी, छोटा वाला किसी का नहीं है। इसी का है तो ले लो, रात में 11 बजे से फोन आना इस पर शुरू, 25 30 बार आया है कॉल। ले लो, रात भर परेशान रहा होगा, खोया एक का फोन, परेशान 2 आदमी रहा होगा। परेशानी हम थोड़ी ना देख सकते हैं। एक्चुअल में कुछ डिस्कशन करना होगा, जैसे कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाए थे ना, कैसे समझ में आया, आया कि नहीं आया। होता है, होता है।
दो चार को एग्जाम्पल और कराते, लेकिन सब इतना नवलबोल हो गया कि बस रोकना पड़ा। होगा तो फिर एक आध दिन बता देंगे जो। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब एक दूसरा है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर एक ऐसा आइसोमर होता है जिसमें कम्प्लेक्स पार्ट जो होता है, जिसको आप कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं, उस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या में डिफरेंस होता है। अगला हेडिंग डालिए। आप यहाँ लिख सकते हैं बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर विथ ईच अदर। बोथ का मतलब यहाँ 1 और 2 से है। और अगला हेडिंग डालेंगे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। लिखते जाइए, ये सब आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है। जो भारी क्लास था वो खत्म हो गया है, और एक भारी क्लास इसका संडे को बचा। बाद बाकी देखिए लिखा हुआ है सच आइसोमर्स इन विच डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर के मॉलिक्यूल में यदि डिफरेंस हो, तो इसी को हम लोग हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर कहते हैं। चेंज करो इसे। देखिए एग्जाम्पल, देखो Cr Cl3 × 6H2, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ध्यान में रखकर दो कंपाउंड बनाए गए। आप ध्यान से देखिए, 5H2O अंदर है और 1H2O बाहर है। यहाँ पर 6 का 6H2O अंदर है, बाहर में कोई भी H2O नहीं है। एक क्रोमियम 3 क्लोरीन 6H2O यहाँ भी है, एक क्रोमियम 3 क्लोरीन 6H2O यहाँ भी है। तो स्ट्रक्चरली डिफरेंस क्या है दोनों में? इनसाइड और आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। यहाँ 5 1 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ 6 0 का कॉम्बिनेशन। ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर कहलाएगा? हाइड्रेट आइसोमर। इसका नाम बताइए तो। इसका नाम बताइए। इसका नाम होगा पेंटा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। एक H2 है तो मोनोहाइड्रेट। इसका क्या नाम होगा? एक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। इन इसका नाम होगा, करेंगे। H2O बाद में रहा करे तो जैसा नाम तुम जानते हो वैसा ही नाम लिखना है। बाद में सिर्फ एक वाटर है तो मोनोहाइड्रेट, दो वाटर रहेगा तो बाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, तीन रहेगा तो ट्राईहाइड्रेट, इस तरह से चलता
हाफ H2O लिखा हुआ रहे तो सेमी हाइड्रेट। ये सब हमको लगता है नोमेनक्लेचर में डिस्कस हुआ है। तीसरा है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर के बारे में जानिए। लिंकेज आइसोमर सिर्फ वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एग्जिबिट करता है जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड उपस्थित हो। आपको याद है एम्बिडेंट लिगेंड आपको पढ़ाया गया था? याद बताइए तो, एक भी एम्बिडेंट लिगेंड कौन था? NO2। याद करो, नाइट्रीटो N या नाइट्रीटो O था ना। ये एक था SCN और NCS, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, यही सब था ना। सुनिए अब इधर, ये कैसा आइसोमेरिज्म होगा आप अपने मन में सोच लीजिए। जैसे NO2 कहीं लिगेंड के रूप में उपस्थित है तो वो कितने तरीके से जोड़ सकता है? दो तरीके से। यदि एक में आप NO2 यानी नाइट्रोजन से जोड़ दिए तब अलग कंपाउंड हो गया, और ऑक्सीजन से जोड़ दिए तब अलग कंपाउंड होगा, बाद बाकी सारा चीज से कर जाएगा। आप इस एग्जाम हेडिंग हो गया है? नहीं भी हुआ है तो पहले आप इधर देख लीजिए, समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिए। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, लंबा चौड़ा ये कंपाउंड है। ये सेंट्रल एटम के रूप में कोबाल्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ऊपर छुटा हुआ। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ है, यहाँ पर Br है। आप देखो तो हर जगह आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है? Br। NH3 का होल 3, NH3 का होल 3, NH3 का होल 3, NH3 का होल 3, NH3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेंट्रल एटम कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। H2O 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 H2O, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन लगातार कहाँ हो रहा है? NO2 और SCN में। ये है नाइट्रीटो N और ये है थायोसाइनेटो। अगला में देखिए क्या हुआ, NO2 तो NO2 ही रह गया है, लेकिन SCN क्या हो गया? NCS। ये हो गया अब आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पर सल्फर से जुड़ा हुआ था कोबाल्ट, यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ गया। अगला में देखिए, अगला में क्या हुआ है कि ये NCS है, लेकिन ये क्या हो गया? ONO। इसका मतलब ये, इस दोनों में नाइट्रीटो N था, ये हो गया नाइट्रीटो O, और ये हो गया थायोसाइनेटो। और चौथा में देखिए, ये ONO ही रहा, ये क्या बन गया? SCN। यानी ये हो गया नाइट्रीट। अब ध्यान से देखो, नाइट्रीटो N नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O नाइट्रीटो O। आप देखो नाइट्रीटो N नाइट्रीटो N की है तो ये दोनों अपोजिट हो गया, जब नाइट्रीटो O नाइट्रीटो O की है तो फिर ये दोनों अपोजिट हो गए। अब बताइए, चारों का चारों डिफरेंट कंपाउंड है कि नहीं? जब आप नाम लिखेंगे ना इसका, तो देखिएगा हर बार एम्बिडेंट लिगेंड के नाम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, हर बार। तो ये टोटल 4 आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू द मेटल आयन आर डिफरेंट आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। तो इसमें अंतर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर जगह स्ट्रक्चरल आइसोमर में या स्टीरियो आइसोमर में समान होगा, तो अंतर कहाँ है? अंतर है लिगेंड के अटैचमेंट में। लिगेंड का जो बॉन्डिंग बन रहा है किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ, उसका तरीका में अंतर है। अब आप बताइए कि NH3 अकेला यदि कहीं लिगेंड का काम करे तो क्या वो कभी भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। NH3 हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी कैसे आएगा लिगेंड का? तो लिगेंड, ये वाला आइसोमेरिज्म सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एम्बिडेंट लिगेंड उपस्थित हो, किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिटेड कोऑर्डिन सॉरी लिंकेज आइसोमर। चार को ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में एम्बिडेंट लिगेंड छोड़ देगा, तो आपको चेक मारना पड़ेगा उसी एम्बिडेंट लिगेंड में, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड वाला ही सिर्फ शो कर सकता है कौन चीज़? लिंकेज आइसोमर। करेंगे।
तो टॉपिक में दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? तो में क्या दिक्कत होगा जब पिछला झेल लिया तो इस सब होना नहीं चाहिए। यदि दिक्कत है तो बताइएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर का लास्ट हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर सिर्फ वैसे कंपाउंड में एग्जिबिट करेगा जिसका केटायन और एनायन दोनों का दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो। याद कीजिए, दो ब्रैकेट वाला कंपाउंड पढ़े थे आप नोमेनक्लेचर में। उतार लो तो, यानी तेजी में उतार के खत्म करो तो आना नहीं है। आधा सब जब आप लो तेजी में। सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान हम कर देते हैं, इसलिए तुम जो है ना निश्चिंत हो जाते हो। तो वैसा नहीं करेंगे। कुछ कुछ ऐसा चीज छोड़ दिया करेंगे जो तुमको समझ में नहीं आया, मत समझो, घर पे जाके अपने समझोगे। नहीं समझोगे तो अगला दिन से कम ध्यान दोगे। पान लेके आते हो ग्लास। बड़ा मजबूर हो जाते हैं रिकॉर्डिंग की वजह से। वो जो नहीं रहता था तो तुम लोग को हम पानी पिला देते, मुंह से बकार नहीं निकलेगा तो सुग्गा की तरह चिचियाते रहता है। रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, अगले साल रिकॉर्डिंग करना है नहीं। करके पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए और उसको पढ़ के इसको समझ लीजिए, आपको अपने समझ में आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं। क्योंकि तुम खुद समझे हुए हो इसीलिए कुछ बोलते हैं, तुम्हारा भी नहीं बोलते हो। ठीक है, बढ़िया। एंटोनियन लेवोजियर का वंशज है तुम लोग। फादर ऑफ केमिस्ट्री, अल्फ्रेड वर्नर, बाबा हैं केमिस्ट्री के। इस कंपाउंड और उस कंपाउंड में दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में देखिए सिर्फ सेंट्रल एटम का पोजीशन चेंज हुआ है, या यूं कह लें कि लिगेंड का पोजीशन चेंज हुआ है, इस तरह से कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज है। अब घर पर जाके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, सेम आएगा। ब्रैकेट दो बार पड़ गया उधर, वो एक ही बार दीजिएगा। ये वाला जो सिंबल है इसको हटा दीजिए।
देखो स्टेरियो है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो बताते रहो, यो बढ़ जाएगा आगे। मुंह से बकार नहीं निकलता है, पेन ढंग से नहीं चलता है। तो भी लिखो, नहीं तो तुरंत हटाएंगे इसको भी। वो मत देखिए। स्टेरियो आइसोमर एक ऐसा आइसोमर होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी समान होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का कनेक्टिविटी भी समान होता है, सिर्फ स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। इसी में आप सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ते थे, याद कीजिए, सेम साइड ग्रुप रहता था तो सिस बोलते थे, उसके अपोजिट साइड रहता था तो ट्रांस बोलते। तो भी हम एक एग्जांपल से थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए। तो डिफाइन कर लीजिए और नीचे ये नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हीटिंग डाल के छोड़िए और एग्जांपल समझिए तब जाएंगे। ये दो तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। कल दोनों समाप्त हो जाएगा। थोड़ा चल, ये तो तुरंत समाप्त हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर बस थोड़ा सा टाइम ले। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाए। हमको लेकिन लगता है ना कि तुम लोग का ना क्वालिटी और व्यवहार ये सब ना संडे उंडे को या रात और में जो एक्स्ट्रा क्लास देते हैं ये सब पढ़ाने के लायक है नहीं। खाली जबरदस्ती में हम करते रहते हैं। और तुम भी जो है सो मतलब ढोता है उसको खाली। यहाँ देखिए, एक कंपाउंड है PTNS3 का होल 2Cl2। कितना लिगेंड है यहाँ पर? 4। NH3 का 2 गो और Cl का 2 गो। कितना लिगेंड है तो इसका जवाब होगा 4। कितने तरह का लिगेंड है तो इसका जवाब होगा 2। सेंट्रल एटम कौन है? PT। अब ध्यान से देखिए कि PT के साथ डायरेक्ट NH3 एक दूसरा जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट Cl भी 2 जुड़ा हुआ है। यहाँ भी और यहाँ भी देखिए, PT के साथ 2 Cl जुड़ा हुआ है और 2 NH3 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कनेक्टिविटी में कोई अंतर नहीं है। जैसे वहां पर देखो क्या होता था, यदि यहाँ NO2 जुड़ा तो वहां होता था ONO। याद कीजिए, तो कनेक्टिविटी ही ना बदल जाता था। यहाँ पर कनेक्टिविटी में कोई ये दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम के साथ 2Cl2NH3 यहाँ भी जुड़ा हुआ है, प्लेटिनम के साथ 2Cl2NH3 यहाँ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ने के तरीका में क्या डिफरेंस है? उस एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इन द स्पेस, वो डिफरेंट है। आप इसमें देखिए, आपको लग रहा होगा NH3 दोनों एक साइड है और Cl दोनों सेम साइड है। यहाँ पर देखिए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। सेम साइड में इसको सिस बोलते हैं और इसको ट्रांस बोलते हैं। यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, तो इसको भी लिखना नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कल आएंगे, लिखेंगे, इसको खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़े। मोबाइल यदि होगा किसी का तो ले लेना। हम क्या करेंगे इसको रख के।